सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं अपने गुरुतुल्य प्रोफेसर डॉक्टर सर, डॉक्टर टी.एन. सिन्हा सर को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरी शोध निर्देशिका डॉक्टर प्रोफेसर पुष्पम नारायण मैम, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर जो सर लोग बैठे हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये अकेले करने की चीज़ तो है ही नहीं, समझते समझते बहुत सारी बातें जो है वो सामने खुलकर आती हैं, और उसमें आपको अगर मार्गदर्शन सही मिलता है तो वो सही दिशा प्राप्त करता है। तो बहुत बहुत सर मैं आप सभी की आभारी हूँ कि सर आपका आशीर्वाद स्वरूप सानिध्य, प्रेम और सही मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, सही दिशा में काम करने का आपने मुझे दिशा निर्देशित किया। तो अब मैं अपने जो हमारा विषय रहा है संस्कृत नाटक में यथार्थ चित्रण, इसके तरफ मैं आती हूँ। सब मेरी अभिरुचि जो है वो नाटकों में 2013-14 से ही प्रारंभ हुई, लेकिन जब मैं नाटक प्रारंभ मैंने किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक बना बनाया हुआ ढर्रा है, उसी पर जो किया कराया हुआ नाटक है, कई वर्षों से चल रहा है, वही चलता चला आ रहा है, वही स्त्री शोषण, वही दलितों का शोषण, वही जमींदारी प्रथा, जो कि आज प्रासंगिक भी नहीं है। ऐसा तो हम कहीं भी नहीं देखते कि कोई स्त्री जो है वो शोषित है। मुझे तो लगता है कि हर घर की जो महिला होती है वही प्रमुख होती है, और उन्हीं के आदेश से सब चीज़ कार्य होता है। मुझे लगता है कि इसे बहुत ही कम वैसा मिलता होगा कि ऐसा नहीं देखने को मिलता है, और ना ही अब वैसी कोई जातिगत कोई दुर्भावना वाली कोई बात रह गई है। तो ये लगा कि भाई कुछ नए तरीके से काम करना चाहिए, और जब मुझे रिसर्च करने का मौका मिला तो मैंने देखा कि संस्कृत नाटक में लोग कहते हैं कि यथार्थ है ही नहीं। जब मैं मास्टर्स कर रही थी वहाँ से तो फिर मैंने जब उसका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि नहीं, इसमें तो उस समय के वर्तमान स्थितियों का सही चित्रण है और ऐतिहासिक भी है, जिससे कि इतिहास के बारे में भी हमें पता चलता है, बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं। तो इसके ऊपर फिर मैंने काम करना शुरू किया। अपने जो हमारे शोध निर्देशिका मैम पुष्पम मैम, उनके आदेश पर मैंने ये मैंने काम करना शुरू किया। तो बहुत ही परत दर परत बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई, लेकिन आज मैं अपने व्याख्यान में उन सब चीज़ों को तो सम्मिलित नहीं कर सकती, फिर भी एक उसका कुछ जो है आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोगों को भी लगेगा कि ये सही में हमारी जो संस्कृति है, जो विरासत है, जो नाट्य का हमारा जो विषय है वो कितना विशाल रहा है और इसमें कितनी सारी चीज़ें जो है वो सन्निहित है। नाट्य जब हम प्रारंभ करने की बात करते हैं तो नाटक का जो प्रारंभ है वो बहुत वैदिक काल से ही जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। वैदिक काल में आपको जब भरत के जो नाट्य सूत्र हैं, जो व्याकरण है जिसको कहेंगे व्याकरण शास्त्र, नाट्य शास्त्र जो है, तो उसमें पहला जो श्लोक है जो इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया है उन्होंने, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामाभ्यो गीत नेवच यजुर्वेदात अभिनयन रसायनो अथर्वणादपि। तो ये ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, अथर्ववेद से रस, और इन सभी चीज़ों को सन्निहित करके, चारों चीज़ों को, अभिनय को, पाठ को, रस को, सबको सन्निहित करके ही जो है वो नाट्य शास्त्र की रचना हुई। तो ये इसकी प्राचीनता का बोध तो स्वयं करा देता है। साथ ही अब ये इसमें जो है एक और है श्लोक नाट्य शास्त्र में ही, न तस् ज्ञानम न तस् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योग न तत्कर्म नाट्य स्मृति यज्ञ दृश्यते। इसमें सारे शास्त्रों, सारे शिल्पी, सारे योगों का ये एक समूह है, एक बहुत बड़ी विधा है, एक बहुत बड़ा शास्त्र है, जो कि मुगलों ये जब हमारा देश जो है अपनी संस्कृति से जब उसे दूर कर
आनी शुरू हो गई और ये चीज़ें जो हैं वो लोगों से दूर होती चली गई। नहीं तो हर गुरुकुल में हर जगह जो है वो इसका शिक्षण किया जाता था। अब धीरे धीरे जो है वो इस हम लोग उसी तरफ आ रहे हैं। अब इसकी महत्ता जो है लोगों के सामने आ रही है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई हो रही है और मेरी जैसी महिलाएं भी इसमें आगे आ रही हैं। तो ये बहुत हर्ष की बात है कि अब समय परिवर्तित हो रहा है। भारतीय नाट्य परंपरा पर दो आक्षेप पश्चिम विद्वानों एवं पश्चिम से प्रभावित भारतीय रंगकर्मियों द्वारा लगाए जाते थे। पहला यह कि भारतीय नाट्य परंपरा जो है वो ग्रीक से प्रभावित है और दूसरा कि संस्कृत नाटक यथार्थ चित्रण से दूर है, केवल मिथकीय घटनाओं पर आधारित होता है। किंतु संस्कृत नाटकों के अध्ययन से पता चलता है कि वस्तु की स्थिति जो है वो इसके विपरीत है। भारतीय नाट्य परंपरा विश्व की प्राचीनतम है और जबकि ग्रीक नाटक अपने शैशव अवस्था में था, ये अपने संपूर्णता में था। यहाँ नटसूत्रों की रचना हो चुकी थी। पाणिनि ने भी नटसूत्रों के बारे में, शिलाली और प्रशासन के नटसूत्रों के बारे में उल्लेख किया है। न्यू कॉमेडी जैसे ग्रीक नाटकों पर भारतीय सिद्धांत नाटकों का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। वहाँ पर न्यू कॉमेडी जो है वो यहाँ के जब विकसित हो चुका था तो यहीं के विकास से वो लोग प्रभावित हुए थे। जहाँ तक दूसरे आक्षेप का सवाल है कि संस्कृत नाटकों के विषय में वैविध्य रहा है। संस्कृत में अनेक यथार्थवादी नाटक हैं और ऐसे नाटकों की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही होने लगी। भास अब तक के पुराने रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं प्राप्त हैं और जैसा कि मैंने प्रमाण इकट्ठा किया वे लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। उनकी ही कई सारे जो श्लोक हैं नाटक में तो उससे ही पता चलता है कि इनकी जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और दूसरे जो नाटककार हैं उन्होंने भी अपने रचनाओं में इनका जो श्लोक है उसको नोट डाउन किया है, उसे लिखा है। इसमें जो है मैं बहुत विस्तार में जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अर्थशास्त्र का की इसमें जो है वो नहीं है बल्कि बृहस्पति के अर्थशास्त्र की के श्लोकों का इसमें भास के नाटकों में है। तो इस तरह से और भी कई सारे प्रमाण हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि भास जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के है। उनकी परिष्कृत रचनाएं मैंने कर्णधारम भी की है और बहुत सारे उनके 13 नाटक हैं, उनको सबको मैंने पढ़ा है। तो वो वाकई में आज के मॉडर्न जो हम कहें कि मॉडर्न जो नाटक दिखाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, उसी के अनुरूप ही है। मैं तो कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा संगठित रूप में वो है। इतनी बड़े बड़े बृहद विषय को भी कम से कम शब्दों में किस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है। तो ये जो परिष्कार है ये 150 वर्ष के भीतर तो हो नहीं सकता था। तो इसलिए अतः यह कह सकते हैं कि कम से कम ईसा पूर्व 1000 के आसपास भारत में मंचीय नाटक की रचना आरंभ हुई थी और संभवतः भास के आविर्भाव के बहुत पहले ही नटसूत्र लिखे जा चुके थे। शिलाली, कृशासुर, नंदिकेश्वर, इन लोगों का जो है नटसूत्र जो है वो मिलता है। अब हम चूंकि उनके जो पूर्ववर्ती है परवर्ती वालों को परवर्ती जो भी है वो अपने पूर्ववर्तियों के बारे में लिखते हैं तो पता चलता है। भास की रचनाओं में इतिहास और तत्कालीन समाज दोनों ही प्रतिपाद्य विषय है। यह परंपरा भास के पहले भी रही होगी, ऐसा कहना अतार्किक नहीं होगा। अतः यह स्पष्ट है कि आरंभिक के काल से ही भारतीय संस्कृत नाटकों में इतिहास और समाज दोनों का चित्रण होता था। यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि महाकाव्यों के चरित्र को प्राचीन भारत में आज की तरह मिथकीय या पौराणिक न मानकर ऐतिहासिक ही माना जाता था, जैसे कि आज उदयन, अग्निमित्र और वासवदत्ता जैसे चरित्रों को ऐतिहासिक श्रेणी में आज हम रखते हैं। किसी घटना या व्यक्ति से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण उसे बिल्कुल ही काल्पनिक नहीं माना जा सकता। महाकाव्यों के कथा वस्तु की उत्पत्ति को बिल्कुल काल्पनिक मान लेना ही अतार्किक है, अतार्किकता का प्रमाण है। सामाजिक संस्कृत नाटकों जैसे प्रकरण खासकर में तो समाज की ही वास्तविक स्थिति का को दर्शाया जाता है। जैसे भास का दरिद्र चावल ये प्रकरण है जिसमें कि उसकी उस समय की सामाजिक स्थिति को दर्शाया गया है। सुग्रहकालीन प्रकरण है उसी का। तो किंतु ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं में भी उसके रचना काल के यथार्थ तत्व सन्निहित होते हैं। जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा।
ब्रिटिश काल में प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में संस्कृत साहित्य से अधिक बौद्ध ग्रंथों का इस्तेमाल हुआ है और इसकी विश्वसनीयता संस्कृत और जैन साहित्य से अधिक मानी जाती है। कारण यह बताया जाता है कि बौद्ध ग्रंथ अधिक प्राचीन है, किंतु यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि संस्कृत काव्यों का समय जानबूझकर बहुत बाद तक बताया जाता रहा है। और साथ ही यह भी एक तथ्य है कि सभी बौद्ध साहित्य प्राचीन नहीं, जो प्राचीन है उन्हें तत्कालीन सामाजिक धार्मिक इतिहास के लिए पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें बुद्ध और उसके प्रभाव को सर्वोपरि दिखाने के प्रयास में तथ्यों का निरपेक्ष निरूपण नहीं हुआ है, तो महान बताया गया है। अतः संस्कृत काव्यों और खासकर नाटकों का महत्व इतिहास के स्रोत में अधिक होना चाहिए। नाटकों से प्राप्त कई ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसे विद्वानों ने साफ तौर पर नकार दिया था, किंतु पुरातात्विक प्रमाणों के सामने आने पर सत्य सिद्ध हुए हैं, जिसकी चर्चा मैंने अपने शोध ग्रंथ में की है। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज की जो स्थिति थी और समाज में जो भी बुराइयां विद्यमान थी, उसके आधार पर उपनिवेशवादियों द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि भारतीय समाज अत्यंत पिछड़ा और जड़ है। यहाँ जहाँ आदिकाल में लोग अनेक बुराइयों के साथ उनके बीच जीते थे, बाल विवाह, सती प्रथा और अंधविश्वास के उदाहरणों के साथ उसका दुष्प्रचार खूब चला और कुछ नामी गिरामी भारतीय सुधारकों ने इसे हवा देकर पूरे संसार में विश्वसनीय बनाने में योगदान दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि भारत के लोगों को भी ये भी लगने लगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति वास्तव में पिछड़ी और बुराइयों से भरी हुई है। इन बुराइयों के वास्तविक कारणों को उजागर करना तो उपनिवेशवादियों के कार्यक्रम में था ही नहीं। भारतीय विद्वानों ने भी आज तक उन कारणों पर प्रकाश नहीं डाला जो बिल्कुल स्पष्ट थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनमानस आज तक हीन भावना से ग्रसित है और अपने को भारतीय संस्कृति को नई दृष्टि से देखना और विकासशील होने का वो प्रमाण बन गया। उदाहरण के लिए आज भी यही विश्वास है कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का स्थान निम्न है और वे कभी स्वतंत्र नहीं थे। इस हीन मानसिकता को दूर करने में संस्कृत नाटकों की भूमिका बहुत ही सकारात्मक हो सकती है, यदि हम इसके भीतरछी में प्राचीन भारतीय समाज के यथार्थ को प्रकाशित कर पाते हैं। भास से लेकर राजशेखर तक करीब 1500 वर्षों के दौरान लिखे गए संस्कृत नाटकों के अध्ययन में जो पता चलता है वह भारत में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में प्रचलित धारणा के बिल्कुल विपरीत है और इस यथार्थ को कल्पना कहकर नकारा भी नहीं जा सकता। लगभग सभी नाटकों में स्त्रियों को शिक्षित, स्वच्छंद और कई स्थान पर उत्श्रृंखल चित्रित किया गया है। उन्हें संस्कृत भाषा के साथ साथ कई कलाओं का ज्ञान था। आप भास के नाटक में दरिद्र चारुदत्त देख लीजिए या अभिमारक है, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी एक शाकुंतला जो है वो कमल के पत्तों पर लिखती है। स्वप्न वासवदत्ता में वो वीणा सीखती है वासवदत्ता और अनेक और भी कलाओं का उसे ज्ञान था। हर्ष के नाटक रत्नावली में भी इस तरह की बातें आती है सामने कि स्त्रियां जो है शिक्षित, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार स्त्रियों में बहुत था। गुरुकुल में भी महिलाएं रहती थी, वहाँ भी अध्ययन करती थी। तो इस तरह से कहीं भी जो है वो दिखता नहीं है कि स्त्रियों या ये आपको दरिद्र चारुदत्त में बताया गया है कि संस्कृत का वाचन करती थी, पाठ करती थी महिलाएं। शूद्रक के भी नाटक मृच्छकटिकम में भी इसका मिलता है हमें। तो ये जो है एक परंपरा थी कि महिलाएं जो है वो पढ़ती थी, उनको जैसे रहने की जो इच्छा होती थी समाज में वैसे वो रहती थी। स्त्रियां अपनी कामनाओं को अभिव्यक्त कर सकती थी, अपने पसंद के पुरुषों के साथ रमन कर सकती थी। इसका अभी देखिएगा अभी जो मैं मंत्र विलास प्रासन प्रस्तुत करूँगी तो आप उसे साक्षात देखिए कि आपकी वास्तविकता क्या थी। अपने पसंद के पुरुषों के साथ रमन कर सकती थी। कन्याएं जो है मदन देव का पूजन अर्चन करती थी। स्त्रियां पुरुषों से एक कदम आगे बढ़कर आनंदोत्सव में भाग लेती थी, शराब पीती थी, जुआ खेलती थी, जुए में खुद को भी दाव लगा देने से नहीं जीतती थी। ऐसी भी जो है घटनाएं इसमें लिखी गई। अनर्गढ़ावा और भक्ति विलास में क्रमशः
प्रदेश की लड़कियां तो बहुत ज़्यादा स्वच्छंद बताया गया है नाटक में। कुल मिलाकर कहा जाए तो संस्कृत नाटकों में समाज में लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव होने का संकेत नहीं मिलता। यदि यह तथ्य पाठ्यक्रम में इतिहास का हिस्सा बनते हैं तो केवल भ्रांतियां टूटेंगी, न केवल भ्रांतियां टूटेंगी बल्कि भारत और इसके बाहर भी लोगों को यह मालूम हो सकेगा कि प्राचीन भारत में स्वच्छंदता स्त्रियों का जन्मजात गुण था, जो 12वीं शताब्दी के बाद संस्कृत नाटकों की तरह ही इस्लामिक आपदा से स्नेह लुप्त होता है। उस समय का पहनावा आप देखिएगा तो एक आज का मॉडर्न जो पहनावा हम देखते हैं उससे भी ज़्यादा मॉडर्न वो डिजाइन, वो हैट का डिजाइन और वो कपड़े का डिजाइन वो आज भी नहीं लोग पहनते हैं जैसा कि उस समय की महिलाएं पहनती थी। स्त्रियों के लिए जो कुछ भी प्राचीन समाज में दुखद था वह था अभिजात्य वर्ग में प्रचलित बहु विवाह प्रथा। ये मुझे मिला। इसमें कोई कई कारण हो सकते हैं, जैसे राजा जो है वो कई विवाह करता था, 2-4 कर लेता था क्योंकि उसे राज्य विस्तार करने में उससे सुविधा होती थी। उसके पड़ोसी जो थे वो उसके सहायक बन जाते थे। तो ये प्रमुख कारण था कि जो राजघराने के जो महिलाएं थी वो उन्हें इसका सामना करना पड़ता था। बहु विवाह का प्रचलन उनमें था, या फिर जो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा धनवान है, वो जो अच्छे से अपनी स्त्री एक से ज़्यादा स्त्रियों को रख सकते उनके अंदर भी बनता है। ऐसा आम जनजीवन में ऐसा नहीं था, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है। इस परंपरा के कारण जो अभिजात्य वर्ग है उसमें इस परंपरा के कारण उच्च वर्ग की अधिकांश महिलाओं को समस्त ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और शक्ति होने के बावजूद भी एक कुंठित एक जीवन जीना पड़ता था। सामान्य प्रजा वर्ग में यह बुराई नहीं थी। इस वर्ग में असंतुष्ट होने पर महिलाएं अपना रास्ता चुनने को स्वतंत्र थी। किसी भी संस्कृत नाटक में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि स्त्रियों में पर्दा प्रथा रखने की कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब गुंठनबंदी होने का था कि तो शादी के समय आप जो है उसे जैसे सजाया जाता है उसी तरह से वो उसे सजाया जाता था, कपड़ों पे ढका जाता था, लेकिन वैसा रहने का रिवाज नहीं था कि आपको पर्दा प्रथा के अंदर रहना है। ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। राजघराने और धर्माल लोगों की स्त्रियां महल के भीतर ही सारी सुख सुविधा, उद्यान और रंगशाला तक उपलब्ध होने के कारण बहुधा बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन महल के भीतर कर्मचारियों और सेवकों के साथ कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। हर्षवर्धन की रचना रत्नावली और भवभूति के प्रकरण मालती माधव से पता चलता है कि लड़के और लड़कियों का विवाह बचपन में ही तय करने की परंपरा थी जो 20वीं शताब्दी के आरंभ तक रही, किंतु किसी भी नाटक में बाल विवाह का जिक्र नहीं। ठीक है, शादी अपने मित्र हैं तो भाई हमने शादी पहले बचपन में निकल दी, भाई तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा साथ में शादी कर देती होगी, लेकिन ये शादी जो बंधन में बंधेंगे वो जब वयस्क हो जाएंगे तब बाल विवाह की कहीं कोई चर्चा नहीं। हाँ, अनुलोम विवाह और तिलोम विवाह का है कि अब ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय से शादी कर ले, ये ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर लड़का क्षत्रिय है वो ब्राह्मण कुल से शादी करे तो वो उसमें एक संकोच होता था, जैसा कि मुझे और आपको इसका ये प्रमाण कालिदास में भी मिलता है। दुष्यंत जो है शकुंतला से विवाह करने का सोचता है, उसे लगता है कि भाई शकुंतला ब्राह्मण की बेटी है तो मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसे लगता है, उसे पता चलता है कि नहीं ये तो विश्वामित्र और संतान है तो भाई इससे शादी हो सकती है। तो ऐसी व्यवस्थाएं थी समाज में। सूत्र में चौथा वर्ण था और सबसे निम्न समझा जाता था, किंतु किसी भी नाटक में सूत्र वर्ण के साथ अछूत जैसा कोई व्यवहार उल्लेख नहीं मिलता है। चंडालों को अछूत कहा गया है, किंतु उन्हें भी ब्राह्मणों को स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। स्वपक्ष भी राजकुल की स्त्रियों के प्रेम पात्र बन सकते थे यदि उनमें ये अभिमानक में भी ये देखने को मिलता है कि शापवश जो राजकुमार जो है वो स्वपक्ष बन जाता है, फिर भी राजकुमारी के समीप जाता है और उसकी शादी हो जाती है। तो नाई जैसे ये वृषगणिका में ही इसका वर्णन मिलता है कि नाई
में जाने की बात आती है। और वादी प्रतिवादी के मुख्य बिंदु उसमें लिखे जाते थे। न्यायालय में उलझे हुए मुकदमों का निर्णय जो है वो पूर्व के मुकदमों के आधार पर ही तय किया जाता था। जैसा कि आज भी आप देखते हैं, तपस्वी मुनियों और गुरुकुल आश्रम का सम्मान होता था। कोई ऐसे ही जो है, अगर हम किसी कुलपति कहा जाता था, जो गुरुकुल के जो हेड होते थे, जो शिक्षक होते थे, गुरु, उन्हें कुलपति से संबोधित किया जाता था। अगर उनके क्षेत्र में आप गए तो आप कोई भी हो, राजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो, आपको वहां के नियम के अनुसार से चलना होगा। भले ही आप पालक हैं, लेकिन आप वहां पर जाकर के आप अपनी शक्ति का प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। और जैसे अगर देखा जाए तो समाज में जैसे कि बहुत सारे उस समय भी उद्यान और ये सब लगा, तो उसमें भी छेड़छाड़, जैसे फूल को तोड़ देना, ऐसे ये सब सारे नियम नैतिक रूप से बंधे हुए रहते थे लोग। खान पान, व्रत अनुष्ठान, व्यापार, राजनीति, वास्तुकला, इस सब का बहुत ही विस्तृत जो है उसमें आपको जो पढ़िएगा गहराई से तो उसमें वर्णन मिलता है। तो इस तरह से निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में नाटकों का महत्व भारतीय संस्कृत साहित्य के एक अमूल्य निधि होने से कहीं ज्यादा एक विश्वसनीय सूचना स्रोत के रूप में भी। अब मैं जो यह प्रहसन प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो ये संस्कृत नाटक में जो यथार्थ है और ये इसमें ये मत्त विलास प्रहसन में आप क्या क्या देखेंगे, तो इसके बारे में मैं कुछ कह देती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैं आपके सम्मुख नाटक मत्त विलास प्रहसन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मेरे शोध के दौरान अध्ययन में किए गए 25 नाटकों में से एक है। ये डॉक्टर NP उन्नी और कपिल देव गिरी के अनुवादों का मैंने इसमें सहारा लिया है और इसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है, जिसका संक्षिप्त संस्करण मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊंगी। यह नाटक 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसके लेखक पल्लव वंश के प्रख्यात राजा महेंद्र विक्रम वर्मन हैं, जिन्हें आप सभी एक बड़े और अनूठे कलाकार और आर्किटेक्ट के रूप में जानते हैं। आप लोग जानते होंगे कि कांचीपुरम नगर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। वहाँ 1000 से ज्यादा मंदिर है और पल्लव वंश जो है उस वास्तुकला और इसमें बहुत ही श्रेष्ठ था। कला निपुण वहाँ के राजा रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर वहाँ के मंदिर हैं जिसको कि देखने के बाद आश्चर्य होता है कि ये बने कैसे होंगे। उनके द्वारा बनाए गए गुफा मंदिर और अन्य स्मारक आज भी महाबलीपुरम और अन्य स्थानों पर जीवंत है, आप देख सकते हैं। उन्होंने अनेक उपाधि धारण किए हैं, जिसमें मत्त विलास भी एक है, हालांकि यह नाटक उनके उपनाम से संबद्ध नहीं है। अतः मैं अपनी बात समाप्त करने के पूर्व इसमें जो यथार्थ के तत्व सामने आए हैं उसे मैं आपके सामने सार संक्षेप में रखती हूँ। इस नाटक के सूक्ष्म अध्ययन से कांचीपुरम और पल्लव काल के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों का पता चला है, जिसमें कुछ बिंदु मैं यहाँ रखना चाहूंगी। स्त्री विमर्श, यह इस प्रसंग के रचनाकाल में जनसाधारण की स्त्रियां स्वच्छंद हुआ करती थी। अपने मनपसंद मित्रों के साथ रहने, विचरने और मदिरा पान करने में उन्हें कोई प्रतिबंधित नहीं किया जाता था, प्रतिबंधित नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लगभग सभी संस्कृत नाटकों में अभिजात्य समाज को छोड़कर इसी प्रकार की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। धार्मिक परिदृश्य, मत्त विलास प्रहसन तत्कालीन धार्मिक स्थिति पर व्यंग्य है, जिसमें बौद्ध धर्म और शैव धर्म के कपालिक और पाशुपत शाखाओं में व्याप्त विकृतियों को इसमें पर्दाफाश किया गया है। चूंकि लेखक स्वयं है, इसलिए समुदाय की विकृतियां निश्चित ही उनके लिए पीड़ादायक होगी। कोई भी अपनी बुराई स्वयं तो करना नहीं चाहता, लेकिन बुराई है तो कहता ही है लेखक। यही कारण है कि उसने इस नाटक के माध्यम से न केवल संप्रदाय में व्याप्त भोगवादी प्रवृत्तियों की निंदा की है, बल्कि शिव पूजक होने के स्वांग भरने वाले ढोंगी पाशुपत और कपालिकों के कृत्यों को भी उन्होंने उजागर किया है। उस जमाने में बौद्ध संप्रदाय में मांस मछली खाने, अट्टालिकाओं में रहने, अच्छे बिछावन पर सोने को
पूर्वाह्न में भोजन, अपराह्न में पेय पदार्थ लेने, सुगंधित मसालों युक्त पान खाने इत्यादि क्रियाकलापों की छूट थी, किंतु स्त्री संसर्ग और मदिरा पान ये मनाही थी, जिसके लिए युवा भिक्षुओं में असंतोष था। संभवतः यही कारण है कि 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच बौद्ध संप्रदाय के लोगों में भी अघोर पंथ की ओर आकृष्ट हो रहे थे। तत्कालीन शैव समाज में यह भी धारणा थी कि बुद्ध ने वेदांत और महाभारत से प्रेरणा लेकर बौद्ध सूत्रों का प्रतिपादन किया था। यह सत्य है कि औपनिषदिक सिद्धांतों और आंशिक रूप से महाभारत के सुभाषित के कुछ तत्व बौद्ध सूत्रों में पाए जाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति बहुत पहले से है और इसी का जो है सारे जो कड़ियाँ हैं इसी से टूट के निकली है, तो ये कहना कहीं भी गलत नहीं है। इस नाटक में कपाली कहता है कि हमारे धर्म में समान वितरण का सिद्धांत है जो वैदिक वाङ्मय में प्रतिपादित है। अतः भारतीय सामाजिक इतिहास की दृष्टि से यह माना जा सकता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी तक भारत में मूल वैदिक रीतियों का अनुसरण होता था। तीसरा जो है वो वैदिक यज्ञ है। इस नाटक में कपाली मंत्रालय की तुलना यज्ञ भूमि से करता है। आप देखेंगे इसमें यज्ञ के जिन उपांगों सोम, ऋत्विज यानी यज्ञकर्ता, यज्ञपात्र, सोमपात्र, समिधा, यजुषी यानी यजुर्वंत, सामस यानी उद्गाता बोलने वाला, श्रुआ आहुति डालने वाली, कर्षी यजमान जो करवाता है यज्ञ यजमान, उसे साफ पता चलता है इन सब चीजों से कि 6वीं 7वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के पल्लव साम्राज्य में वैदिक यज्ञ और वैदिक सोम यज्ञ हुआ करते थे। शैव, बौद्ध और अन्य धर्मों के साथ साथ वैदिक यज्ञ सामान्य धार्मिक जीवन के अंग थे। उस समय तक ये प्रमाण हमारे सामने आते हैं कि वैदिक यज्ञ हुआ करते थे। लगभग सभी संस्कृत नाटकों में जो यथार्थ तत्व उभर कर आते हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी कालखंडों में सनातन संस्कृति हिंदू धर्म की पृष्ठभूमि पर ही समाज का ढांचा खड़ा होता था और शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध और जैन सभी संप्रदाय इसी ढांचे के विभिन्न अवयव थे। सामाजिक स्थिति नाटक से यह भी पता चलता है कि सामान्य नागरिक सभी संप्रदायों को समर्थित करता था, दान देता था। जहाँ एक और बौद्ध भिक्षुओं को अच्छे भोज्य पदार्थ का दान मिलता था, वही कपालिकों को मदिरा भी दान में मिलती थी, जिसे नाटक में शिवांश कहा गया है। अगर आप कहीं भी ऐसे भी हम लोग खरीदारी करने जाते हैं किसी व्यापारी के यहाँ, तो वो देखते हैं कि एक चुटकट अलग से रख देता है। वो क्या आता है कि भाई उसमें रेजकी वगैरह रखे रहता है कि जो भी आएंगे मांगने उन्हें उसी में से दिया जाएगा। तो ये प्रथा बहुत प्राचीन है। तो ये मंदिरालय वाले भी वैसा रखते थे कि मंदिरालय में कपालिक भी आएंगे तो भाई इनके लिए भी कुछ जो है भाग निकाल कर रख दिया जाए और इसी में से जो आएंगे उनको दिया जाएगा मदिरा पीने के लिए। तो कांचीपुरम नगर का भी इसमें वर्णन किया गया है। प्रहसन में पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम का एक संक्षिप्त विवरण इसमें मिलता है, जिसमें 7वीं शताब्दी के आरंभ में इस नगर की झलक हमें मिलती है। देवसोमा के कथन अत्र ही ध्वज स्तंभ से यह एक विशेष तथ्य का पता चलता है कि मंदिरालय के बाहर खंभों पर ध्वज के रूप में साइन बोर्ड लगा था। उसे देखकर ही लोग जान जाते थे कि अच्छा ये मंदिरालय का ध्वज है, क्या मंदिरालय का ये दुकान है। तो बौद्ध विहार छठा जो है बौद्ध विहार का पता चलता है। इस नाटक में कांचीपुरम नगर के पास राज विहार का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि पल्लव काल में बौद्ध धर्म को भी राजकीय सहायता प्राप्त होती थी। हालांकि अधिकांश पल्लव राजा वैष्णव, शैव या जैन थे। संभवतः यह विहार पूर्ववर्ती पल्लव राजा बुद्ध वर्मन या अशोक वर्मन के द्वारा बनाया गया था। प्रशासन नाटक के श्लोक 18 में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ और निरपेक्ष बताया गया है। न्यायाधीशों को कुलीन और गुरुत्वपूर्ण और दृढ़ बताया गया है, किंतु न्याय व्यवस्था पर प्रश्न भी होते थे। न्यायाधीशों पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगता था, जैसा कि नाटक में देवसोमा के कथन से स्पष्ट होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक संस्कृत नाटकों को मैंने 25 जो अध्ययन किया उसमें से एक मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, मर्त्य विलास प्रहसन। तो अब आप थोड़ी देर में इसे
गाया गया है उसे उसमें दर्शाने की कोशिश की गई कि उस समय हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, देश की स्थिति क्या थी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप लोग यहाँ पर आए और थोड़ी देर में मैं नाटक भी प्रस्तुत करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद संजय जी। और मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सर से कि संक्षिप्त टिप्पणी इस व्याख्यान पर देने की कृपा करें। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सर। डॉक्टर उमेश चंद्र द्विवेदी जी, डॉक्टर D.N. सिन्हा जी, राजीव रंजन या बबलू जी और सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुमिता भारती को PhD उपाधि प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो विषय दिया है इस व्याख्यान के लिए, संस्कृत नाटकों में भारतीय समाज की रूपरेखा, एक्चुअली प्राचीन भारत में नाटक का एक विशाल खजाना है। आप लोगों ने अनेक नाटककारों, जिसमें सबसे प्रमुख महाकवि कालिदास थे, उनका नाम सुना। उनके अनेक नाटक हैं। इसके अलावा जैसे उन्होंने जिक्र किया भास का या शूद्र का या राजशेखर का, ये सभी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के प्रमुख नाटककार हुए हैं। अब इन नाटकों का महत्व क्या है? जनरली इतिहास में, इतिहास लेखन में इन नाटकों की कथा वस्तु को उतना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया गया है। हम काल क्रम से इन नाटककारों का उल्लेख इतिहास में करते हैं, लेकिन इन नाटकों की कथा वस्तु की गहनता से पड़ताल नहीं की गई है। वही काम सुमिता भारती ने अपने शोध में किया है। उन्होंने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि नाटक सिर्फ मनोरंजन की ही वस्तु नहीं है, बल्कि उसके आधार पर हम तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। और प्रसंगवश उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया। जैसे उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसका प्रमाण हमको नाटकों से मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी तरफ उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि जनरली हम मानते हैं कि स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, लेकिन इन्होंने दिखलाया कि स्त्रियों को भी पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन उनके द्वारा जिस शब्द का व्यवहार किया गया, क्या उच्छृंखलता, वो मैं समझता हूँ कि वो करेक्ट शब्द नहीं है, उसका गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है।
तो हम कह सकते हैं कि स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। वो अपनी इच्छा से कोई भी काम कर सकती थी अपने चॉइस से, और समाज उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता था, बल्कि उसको स्वीकार करता था। अब आप जनरली गणिकाओं के विषय में जानते हैं, कोर्टिजन्स। सामान्य धारणा है कि वो निम्न श्रेणी की स्त्रियां होती थी, जिन्हें वेश्या भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप गहराई से उनका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये गणिकाएं समाज में, खास करके उच्च वर्ग में, महत्वपूर्ण सम्मानजनक स्थान प्राप्त करती थी। उन्हें आर्ट और कल्चर का संरक्षक माना जाता था और वे लोगों को उसकी शिक्षा भी प्रदान करती थी। तो वो उनके जीवन का एक दूसरा रूप है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वस्तुतः सम्मानजनक स्थान उनका प्राप्त था और वो कला संस्कृति के विकास में सहायक होती थी। तो इस प्रकार की अनेक महत्वपूर्ण बातें नाटकों में उपलब्ध हैं, और ये नाटक की परंपरा, जैसा उन्होंने बतलाया कि वैदिक काल से ही प्रचलित था। और मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन है, भास का डेट 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहने पर, संभवतः भास बाद के काल में हुए हैं। और भरत मुनि ने नाटक पर एक विस्तृत पुस्तक लिखी जिसकी प्रामाणिकता अभी भी मानी जाती है। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी इन नाटकों से संबंधित मिले हैं। जैसे पाटलिपुत्र या चिराम से मिट्टी के बने हुए मुखौटे प्राप्त हुए हैं, जिनका नाटकों में व्यवहार किया जाता है। यह दिखलाता है कि नाटक मनोरंजन का या अपनी बातों को कहने का एक बहुमूल्य साधन था, और इसे सिर्फ हम कपोल कल्पना नहीं मान सकते हैं, बल्कि कुछ पुरातात्विक प्रमाण भी हमारे पास इसके हैं। तो आज प्रश्न ये है कि नाटकों की जो उपेक्षा साहित्य लेखन में की जाती है, उसे दूर करने की आवश्यकता है, और नाटकों का गहराई से अध्ययन कर उनमें निहित जो सामाजिक या राजनीतिक या धार्मिक व्यवस्था है, उससे प्राप्त जानकारी को लोगों के सामने लाया जाए। मध्य विलास प्रहसन पल्लव किंग महेंद्र वर्मन की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। और इस नाटक में उस समय जो धार्मिक जीवन में क्लेश हो रहा था, एक तरफ बौद्धों के बीच में और दूसरी तरफ कापालिक या शिव, जिनको आप कह सकते हैं, शैव धर्म के ही वो एक्सेप्ट थे कापालिक। इनके शैवों और बौद्धों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक दूसरे की बुराइयां उजागर हो रही थी, उनको मध्य विलास प्रहसन में बखूबी दर्शाया गया है। और सुनीता भारती जी ने इस नाटक का मंचन करने का जो निर्णय लिया है, उसे हम तत्कालीन पल्लव समाज की धार्मिक स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नाटक के मंचन के लिए मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नाटक अत्यंत पसंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनीता भारती को धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। चूँकि वर्षा होने के कारण दर्शक भी कम आए और देर भी हो रही है, तो मैं DN सिन्हा सर से भी एक छोटी सी टिप्पणी लूँगा, उसके बाद नाटक प्रारंभ करूँगा। DN सिन्हा सर।
मंचासी विद्वद्गण और हमारे सामने बैठे दर्शक, सुनीता भारती ने जिस विषय पर अपना व्याख्यान दिया, संस्कृत साहित्य में यथार्थ चित्रण, वस्तुतः कोई भी साहित्य हो वो अपने तत्कालीन समाज का चित्रण करता ही करता है। अब आप जिस संस्कृत नाटक को देख रहे होंगे उसका जो पीरियड होगा उस पीरियड का रिफ्लेक्शन, उसके सोसाइटल रिफ्लेक्शन उसमें आएगा। इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होगी, अलग अलग समय पर लिखे गए और अलग अलग समय की सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हुए जो साहित्य लिखा गया है या नाटक लिखा गया है, नाटक में साहित्य ही लिखा है, तो उसमें चूंकि वो एक कालखंड के नहीं है इसलिए एक समान भाव नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कॉमन है कि तत्कालीन समाज का चित्रण होता है उसमें। अब उसमें थोड़ा रोचक बनाने की दृष्टि से जो ऑथर की क्रिएटिविटी है वो उसमें ज़रूर ऐड होती है, लेकिन कहीं कहीं उसमें या उसमें ये कहें कि जो बेसिक चित्रण है उसमें सामाजिक तत्कालीन सामाजिक जीवन की का चित्रण अवश्य आता है। जो कुछ सामाजिक तत्वों की जो विवेचना की गई, जैसे बाल साहित्य है, बाल विवाह है, या स्त्रियों की स्थिति समाज में क्या है, तो ये भी एक फिक्स नहीं है कि उनको आदर सम्मान मिलता था या उनको फ्रीडम था या नहीं था। ये जैसे जैसे समाज का विकास हुआ है वैसे वैसे जिसको हम कहते हैं कि फ्लक्चुएटिंग ट्रेडिशंस पाए जाते हैं। सबसे शुरू में ऋग्वैदिक काल में उन्हें स्वतंत्रता थी, वो राजनीतिक स्वतंत्रता भी थी, सामाजिक स्वतंत्रता भी थी, धार्मिक रिचुअल्स में वो भाग लेती थी। जो राजनीतिक संगठन है, सभा समिति जो समय हुआ करती थी उसमें वे पार्टिसिपेट करती थी। कालांतर में जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें इसमें कहीं ना कहीं कटौती होती गई। ऐसा ये क्रम कभी स्वतंत्र होने का, कभी स्वतंत्रता छीनने का लगातार हमारे इतिहास में, न सिर्फ भारतीय इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में मिलता है। और इसीलिए हम समय समय पर विभिन्न कालखंडों में पाते हैं कि सामाजिक रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी हुए हैं। जब जो वैल्यूज, सोशल वैल्यूज बदलती हैं, गिरावट हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो चेंज हुआ है वो भी किसी कारण से होता था और किसी और ग्रुप के प्रभाव से होता था, तो गिरावट उसका कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो भी चेंजेस आते थे वो वैल्यूज बदलते रहते थे। एक जिक्र आया पर्दा सिस्टम का। अब हम जब बात करते हैं ये इस्लामिक पीरियड के पर्दा सिस्टम का, तो वो इसलिए आया कि यहाँ जो लोग आए इस्लामिक, वो वहाँ के ट्रेडिशन में था। तो किसी भी ट्रेडिशन का जो पक्ष है उसे अच्छा या बुरा कहना मेरे ख्याल से सटीक नहीं है। वो उनकी अपनी वैल्यूज थी, यहाँ की अपनी वैल्यूज थी। लेकिन जब वो प्रभावित होंगे तो उनकी वैल्यूज चलेगी। जब उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हुआ और यहाँ की जो ओरिजिनल संस्कृति है वो जब राइज की, तब उनका फिर से पुनर्स्थापना हुई उन वैल्यूज की। तो ये फ्लक्चुएटिंग ट्रेडिशंस है और इस वजह से हम कम ज़्यादा हर से जो पाते हैं। मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, जैसे एक तो हुआ था 12वीं शताब्दी में जो कबीर वगैरह स्वतः से हुए थे, वो भी जो भारतीय पार्टिसिपेट करते हैं वो भी एक तरह से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। उसमें भी कई बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। फिर आगे हम आए तो अभी अंग्रेजों के समय में भी जो भी बुराइयाँ आई, जो बाल विवाह वगैरह फिर से और सती प्रथा सब जो भी थी, उसके अगेंस्ट फिर एक सामाजिक चेतना जगी और एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय हैं, स्त्री का वजह क्या मतलब विद्यासागर हैं, ये लोग ने अपनी भूमिका नहीं की। तो जब हम कोई भी नाटक देखें या साहित्य पढ़ें तो उसमें जो चीज़ है
जो भी वैल्यूज लिखी गई हैं या जो बातें लिखी गई हैं उसके आधार पर हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के जीवन शैली को परखने की और जानने की कोशिश करें, ना कि उसकी हम आलोचना करें कि इसमें तो ऐसा लिखा गया है, ऐसा तो नहीं था। है ना? जब जैसे हम ऋग्वेदिक काल में जो स्वतंत्रता है स्त्रियों की, वो लेटर वैदिक पीरियड में नहीं मिली, फिर कम ज़्यादा होते हुए अब बहुत ज़्यादा फिर है। तो हम इसे समाज के परिवर्तन के रूप में देखें, ना कि इस रूप में देखें कि जो इस समय होता था वो सही था या गलत था। वो मेरे ख्याल से उतना बहुत सार्थक नहीं होगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ऑलरेडी बहुत देर हो गया, नाटक हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद।